हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अखिलेश शाह के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर एक बार फिर आज उपस्थित हुआ हूं भारतीय संविधान का नया टॉपिक लेकर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको भारतीय संविधान के 3 भाग पढ़ा दिए। स्टूडेंट्स, ये एक मैं मिशन लेके चल रहा हूं कि पूरी पॉलिटी आपको इसी प्रकार से पढ़ानी है और पूरी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वो आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से तैयार करवाना है। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए कि पॉलिटी का जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएं। कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान न करने पाए, इसके लिए मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। तो अपने YouTube चैनल पर मैंने इसके पहले के तीन भाग पूरे कर दिए हैं। चौथा भाग आज हम पढ़ेंगे। संविधान का 4 भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि भाग 3 जो मूल अधिकारों वाला है और ये भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला है। भाग 4 की जो अवधारणा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। छात्रों, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई अवधारणा है। और एक बात और है यहां पर कि पूरे विश्व में भारत और आयरलैंड के सिवाय किसी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान नहीं है। छात्रों, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो कल्याणकारी राज्य हो। उन्होंने जो सपना देखा था उसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से उन्होंने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लेकर भारतीय संविधान में समाहित किया। तो यहां बता दें आपको, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह मुख्य उद्देश्य था। साथ में यह उनका विचार था कि भारत में जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये टॉपिक संविधान समाहित करके राज्य को कुछ निर्देश दिए हैं। राज्य को जो निर्देश दिए हैं उनमें राज्य से कहा गया है कि राज्य कानून बनाते समय इन निर्देशों का पालन करेगा और जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो स्टूडेंट्स, सीधा आंसर हो जाता है भाग 4 में। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वास्तव में देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व वास्तविक रूप में देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का काम करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हीं विशेषता की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था यह संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनोखी विशेषता कहा है। छात्रों, इसी के साथ हम चलते हैं अनुच्छेद वाइज। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का अध्ययन हमें यहां करना है। तो पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप भी थोड़ा यहां से ध्यान से सुन लीजिए बात को कि जब भी राज्य कहा जाएगा तो यहां राज्य स्टेट से मतलब भारत के राज्यों से नहीं है। भारत में जैसे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे मतलब नहीं है। यहां संविधान में, पॉलिटी में राज्य को जो परिभाषित किया गया है वो भारत सरकार से किया गया है, संसद से किया गया है, राज्यों के विधानमंडल से किया गया है, स्थानीय निकायों से किया गया है, स्थानीय प्राधिकारियों से किया गया है। तो जब भी हम राज्य की बात करें तो आप सीधी भाषा में देश की बात को समझेंगे। राज्य का मतलब यहां पर उस राज्य से नहीं लगाना है। जनरली जैसे हमारा भारत संघ 28 राज्यों में विभाजित है, उनसे यहां तात्पर्य नहीं है। यहां केंद्र सरकार, संसद या राज्यों के विधानमंडल या उन सरकारों से है जो सरकारें हमारे देश में काम कर रही हैं। इसके बाद अनुच्छेद 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट,
बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं परीक्षाओं में अनुच्छेद 37 से। अनुच्छेद 37 में 3 बातें बताई गई हैं मुख्य रूप से। उन 3 बातों में क्या क्या है? पहली बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में मूल अधिकार पढ़ाया था, मूल अधिकार में बताया था कि मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता है, न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है, अर्थात मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। इसी प्रकार इसके अपोजिट नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात ये न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी बात क्या कहा गया है? ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। शासन की जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी हुई है। कानून बनाने की प्रक्रिया है, देश में शासन करने की प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी हुई है। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरी बात कही गई है, कानून बनाते समय कौन? राज्य के लिए निर्देश हैं। ये राज्य के लिए निर्देश हैं कि राज्य कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना। मतलब राज्य जब भी कानून बनाएगा, देश की कोई सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी तो कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगी। इनके कानूनों को, इनके प्रावधानों को अपने कानूनों में समाहित करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 38 आता है। अनुच्छेद 38 में बताया गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, ऐसे सामाजिक और आर्थिक कार्य करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। लोक कल्याण, जनता का कल्याण, जनता की भलाई के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, अर्थात लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य कार्य करेगा। ऐसे निर्देश अनुच्छेद 38 में दिए गए हैं। दूसरी बात यह और कही गई है कि राज्य ऐसे प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की जो असमानता है उनको समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि राज्य के जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनके मध्य में जो आय की असमानता है, प्रतिष्ठा की असमानता है, अवसर की असमानता है, सुविधाओं की असमानता है, उनको समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 में कई पार्ट है। इसमें पहला है, प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य करेगा। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी स्त्री पुरुषों को जीविका के साधनों को समान रूप से उपलब्ध कराए जाने का प्रयास करेगा। दूसरी बात कही है, देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार से करेगा कि सामाजिक असमानता है वो दूर हो। अगली बात कही गई है, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण हो। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि देश की संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। अर्थात यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ही गिने चुने हाथों में उत्पादन के साधन एकत्रित न हो जाएं, केंद्रीकरण न हो जाएं, इसका भी ध्यान राज्य सरकार रखेगी। अगली बात कही गई है, राज्य का यह दायित्व होगा कि स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, पहले ही बताया गया है
ये देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। शासन के लिए ये मूलभूत है, बेस है शासन का। तो ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं आगे, तो इनको सरकारें लगातार अप्लाई कर रही हैं। आप देख सकते हैं स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने की जो बात संविधान में कही गई है अनुच्छेद 39 में, वो है या नहीं? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियों में महिला पुरुष को समान रूप से आवेदन करने के लिए छूट दी जाती है, अवसर दिया जाता है। आप देख सकते हैं भौतिक साधनों के स्वामित्व और उस पर नियंत्रण करने के लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हैं कि भौतिक साधन कुछ ही हाथों में न रह जाएं, उन पर सही तरह से नियंत्रण हो जहां से उत्पादन होता है। स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के समान वेतन, इस पर भी सरकार ने काम किया है। कोई भी भर्ती होती है, कोई नौकरी होती है, कोई डिपार्टमेंट होता है, वहां पर स्त्री और पुरुष के वेतन मानों में कोई भेदभाव नहीं है। एक ही पद पर, सेम पद पर अगर महिला पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर सैलरी दी जा रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, वो बात अलग है कि प्राइवेट सेक्टर में ये थोड़ा अलग रहता है, लेकिन ये निर्देश सरकार के लिए है। सरकार स्त्री पुरुष जो समान कार्य करते हैं उनके वेतन में भेदभाव नहीं करेगा। ये राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है ये देखते हैं। 39 का, ये तो अनुच्छेद 39 हो गया, ये अनुच्छेद 39 का है, नया अनुच्छेद है, ये बाद में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान राज्य करेगा। अर्थात इसमें यह निर्देश दिया गया है कि राज्य कानूनी तंत्र का संचालन इस प्रकार करेगा कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके। देश का जो कानूनी तंत्र होता है, राज्य का जो कानूनी तंत्र होता है, वो जो न्याय प्रदान करता है, अर्थात न्यायपालिका इस प्रकार से संचालित की जाएगी कि समान रूप से सभी को न्याय मिल सके। और निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक कारणों से या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित रहता है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा जिससे कि उसे न्याय मिल सके। अगली बात कही गई है अनुच्छेद 40, इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, अर्थात राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि राज्य उन ग्राम पंचायतों को उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वे एक स्वायत्त इकाई के रूप में, स्वायत्त शासन की एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। तो ये ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की एक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो आप देख सकते हैं आज के समय में जो ग्राम पंचायतों का संगठन हो चुका है वो एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम कर रही है, जिन्हें लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये स्वायत्त शासन है, स्थानीय निकाय जिन्हें कहते हैं, वो इसी अनुच्छेद के तहत गठित हुई हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करेगा राज्य। कुछ दशाओं में काम, व्यक्ति कोई बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, तो राज्य का यह दायित्व बनता है, राज्य को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 41 के तहत कि वो व्यक्ति को काम उपलब्ध कराएगा। शिक्षा, कोई व्यक्ति उसे अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार और शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास राज्य करेगा। साथ में लोक सहायता, जनता की सहायता आर्थिक रूप से भी राज्य को प्रदान करेगा, ऐसा निर्देश अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। तीन बातें यहां कही गई हैं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा।
इसमें ये कहा गया है कोई कामगार या श्रमिक जो काम करता है तो उसे काम करने के लिए उसके अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए जो मानव के लिए उचित होता है। व्यक्ति, कामगार या श्रमिक जो काम कर रहा है वो मानवोचित दशाओं में ही काम करे, अन्यथा नहीं। इसके अलावा प्रसूति सहायता की बात की गई है कि राज्य प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। प्रसूति सहायता विशेष रूप से महिलाओं के लिए होता है। ये महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म के समय जो सहायता उपलब्ध करानी होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, देखिए सरकार ने चलवा दी है, एम्बुलेंस चलती हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, सारी व्यवस्थाएं प्रसूति सहायता के रूप में उपलब्ध हैं। तो ये अनुच्छेद 42 की व्यवस्था है। अनुच्छेद 43 ये कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का तात्पर्य यह है कि जीवन यापन के लिए जितना धन आवश्यक है उतना मजदूरी उस व्यक्ति को, कामगार को, कर्मकार को मिलना चाहिए। ऐसा प्रयास राज्य करेगा। कोई व्यक्ति जो कर्मकार है, काम करने के बाद भी उसे इतनी सैलरी या मजदूरी नहीं मिल पा रही है जो अपना जीवन निर्वाह करे, तो ऐसी स्थिति में राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उसे काम के बदले इतना धन मजदूरी के रूप में मिल जाए कि वो उसका जीवन निर्वाह हो सके। अनुच्छेद 43 का नया अनुच्छेद है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो कार्यरत मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कर्मकार हैं, उनको उद्योगों के मैनेजमेंट में शामिल कराने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के संबंध में बात की गई है। राज्य यहां पर ऐच्छिक सहकारी समितियों की गठन के लिए प्रयास करेगा, उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण के लिए और उनके स्वायत्त प्रबंधन के लिए कार्य करेगा। ये सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अर्थात यह बात कही गई है कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा। अगली बात अनुच्छेद 45 शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात बता देना जरूरी है कि पहले अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना के अनुच्छेद 21 का में ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहां पर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य को दिया गया है। अब यहां पर राज्य 6 से कम वर्ष के आयु के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा और शैशव पूर्व, जो शैशव काल होता है, उससे पहले उनकी देखभाल करने का दायित्व दिया गया है। अब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया है, जो मूल अधिकार वाले भाग में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। यहां पर स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और अर्थ संबंधी अर्थात धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने के लिए राज्य प्रयासरत होगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार स्तर और जीवन का स्तर ऊंचा करने
और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास राज्य करेगा। पोषाहार स्तर, इसका तात्पर्य यह है कि जो बच्चे, जो लोग कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें अच्छा भोजन दिलवाने का प्रयास राज्य करेगा। जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, जिनका जीवन स्तर ठीक नहीं है उनका थोड़ा उठाना है, इसके लिए प्रयास करेगा। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। तो लोक स्वास्थ्य में सुधार होगा और पोषण में सुधार होगा तो जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन की व्यवस्था की गई है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि और पशुपालन दोनों ही कृषि प्रधान देश में बहुत आवश्यक है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा, ऐसा अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 का यह नया अनुच्छेद है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, साथ में वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान। इसके लिए प्रयास राज्य करेगा कि पर्यावरण को बचाएगा और बढ़ाएगा। जो पर्यावरण इस समय है उसका संरक्षण हो और उसमें और सुधार करे, संवर्धन करने का प्रयास करेगा। साथ ही वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं आदि का संरक्षण राज्य करेगा। साथ में एक बात और कह दी गई है, राष्ट्रीय महत्व के कौन से स्मारक हैं, कौन से स्थान हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, ये वो वस्तुएं हैं, वो स्थान हैं, वो स्मारक हैं जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। उनका संरक्षण करने का दायित्व राज्य का होगा। अगला अनुच्छेद 50 में कहा गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रहेंगे और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पृथक्करण करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ में अनुच्छेद 51 अंतिम अनुच्छेद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं दो देशों के बीच में कोई मामला बन गया है, अनबन हो गई है, तो समझौता करके शांतिपूर्वक मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा। और कुछ भी हो रहा है कहीं जिससे अशांति पैदा हो सकती है तो उसमें हस्तक्षेप करके शांतिपूर्वक प्रयास करके शांति को बनाए रखने का प्रयास राज्य करेगा। इस प्रकार ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला भाग आज समाप्त होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।